जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारत और अर्मीनिया के बीच आखिरकार परलय मिसाइल की डील पूरी होने वाली है और आने वाले हफ्तों में ये डील साइन कर ली जाएगी। तो परलय मिसाइल को लेकर दोनों देशों के बीच काफी लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही थी। डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई परलय मिसाइल, जो कि एक कटिंग एज वेपन सिस्टम है, इसका इस्तेमाल दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को सटीकता से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल अपने क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी और एडवांस गाइडेंस सिस्टम के साथ आती है। मतलब साफ है कि मिसाइल दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भी चकमा दे सकती है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों भारत MTCR का हिस्सा है, इसलिए भारत अर्मीनिया को जिस परलय मिसाइल को देगा उसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी। ये परलय मिसाइल ऐसे वक्त पर अर्मीनिया ले रहा है जब अब फिर से एक बार दोनों देशों के बीच, जिसमें कि अजरबैजान और अर्मीनिया है, उनके बीच अब युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं और छोटी मोटी घटनाएं तो डेली चलती हैं, जो कि कभी भी एक बड़ा रूप ले सकती है। हालांकि यहाँ पर सौदे का जो मूल्य है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसे में लग रहा है कि अर्मीनिया जो नेगोशिएशन कर रहा था उस पर भारत राजी हो गया है, यानी कि एक और डिफेंस एक्सपोर्ट भारत को मिलने वाला है। आखिर देर सवेर दोस्तों HAL के दिमाग में ये बात तो आ गई है कि वो अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब वो 97 तेजस मार्क 1 ऑर्डर को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की योजना बना चुके हैं, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन जो है तेजस मार्क 1 का वो तेजी से आगे बढ़े। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी HAL से खफा है और चाहती है कि भैया ये फाइटर जेट्स तेजी से तैयार किए जाएं ताकि इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई स्क्वाड्रंस को रोका जा सके। HAL की नासिक और बैंगलोर जो प्रोडक्शन लाइनें हैं वो 2025 से 26 के बीच हर साल 24 तेजस फाइटर जेट को डिलीवर करेगी। ऐसे में दोस्तों अब HAL आउटसोर्सिंग की प्रोसेस पर चल चुका है ताकि असेंबली टाइमलाइन को कम किया जा सके। ऐसे में दोस्तों भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की दो कंपनियां हैं, जिसमें कि L&T और टाटा एरोस्पेस है, वो अब इस प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिकाएं निभा सकती हैं। पिछले महीने की मैं बात बताऊं आपको कि जब अल्फा टोकल ने तेजस मार्क 1 का पहला आउटसोर्स रेयर फ्यूजलार दिया था, उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात को बड़े गर्व के साथ कहा था। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की फर्म प्री असेंबल्ड सेक्शंस को डिलीवर करेंगी और जैसे कि मैंने बताया कि जिससे कि असेंबली का जो टाइमलाइन है वो भी कम होगा। HAL की जब तीसरी प्रोडक्शन लाइन जो कि नासिक में बन रही है वो जैसे शुरू हो जाएगी तो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब अगर हो भी जाता है तो सबसे बड़ी टेंशन देने के लिए बैठा हुआ है अंकल सैम। मतलब साफ है कि अगर GE एरोस्पेस के इंजन फिर से देरी से आने लगे तो फिर ये प्रोजेक्ट हमारा और स्लो हो जाएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर और DRDO के बीच अब एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। दरअसल दोनों ही अब स्वदेशी कन्वेंशनल डीजल पनडुब्बियों के डिजाइन के साथ ही कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि अब भारतीय नौसेना के पास बेहतर विकल्प होगा। MDL के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब खुद से अपने इन हाउस टीम के जरिए प्रोजेक्ट 76 के तहत DRDO के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं और एक खास तरीके का डिजाइन वो पनडुब्बियों का तैयार कर रहे हैं। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ये मात्र एक वो भारतीय शिपयार्ड है जिसने दो अलग अलग प्रकार की पनडुब्बियां बनाई हैं, जिसमें कि शिशुमार क्लास जो कि जर्मन मूल की हैं, इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां उन्होंने बनाई हैं और अब वो अपने पोर्टफोलियो को विस्तार देने के लिए एक और पोर्टफोलियो जोड़ने के लिए तैयार है, जिसमें कि जर्मनी की थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ प्रोजेक्ट 75I का टेंडर उन्हें मिल चुका है, जो कि अभी रिपोर्ट्स बताती हैं। मतलब साफ है कि DRDO और MDL दोनों ही इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से अपनी पनडुब्बियों का डिजाइन तैयार करेंगे। हालांकि यहाँ पर DRDO को प्रोजेक्ट 76 डिजाइन फेज के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी और फंडिंग की जरूरत है, जिसके बाद ही ये काम शुरू होगा। लेकिन MDL अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और अपनी वित्तीय क्षमता पर विश्वास दिखाते हुए अपने इंटरनल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाएगी। और दोस्तों DRDO और MDL के बीच जो कंपटीशन है वो भारतीय नौसेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बियों की फ्लीट है वो भी कम होती जा रही है। वर्तमान में जो 16 कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं उनमें से कई पनडुब्बियां अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि यहाँ पर DRDO को ही एक जबरदस्त फायदा मिल सकता है, क्योंकि DRDO को R&D इकोसिस्टम और भारतीय नौसेना के नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ जो उनका सहयोग है उससे उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि यहाँ पर MDL अपने अनुभव और अपनी इंटरनल फंडिंग के माध्यम से प्रोजेक्ट 76 को आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट मल्टी 1000 करोड़ का हो सकता है। दोस्तों जनरल एटॉमिक ने हाल ही में अपने एक एयरबॉर्न डायरेक्टेड एनर्जी क्षमता को प्रदर्शित किया है, जिसे कि उन्होंने अपने MQ-9B आर्म ड्रोन में लगाया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लेजर पॉड जो कि 25 किलोवाट का डिस्ट्रीब्यूटेड गेन लेजर जनरेट करता है, जिसे कि बाद में 300 किलोवाट तक बढ़ाया जा सकता है। और ये सिस्टम एयर कूल्ड है रमैया इनटेक के माध्यम से, और इसे पावर देने के लिए अल्ट्रा हाई पावर डेंसिटी बैटरी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये बात अब भारत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि भारत को अभी अपना MQ-9 जो आर्म ड्रोन है वो 2029 से मिलना शुरू होगा। तब तक ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा परिपक्व हो जाएगी, यानी कि मैच्योर हो जाएगी, और भारत को भी लेजर पॉड के साथ MQ-9B ड्रोन्स मिलेंगे।
इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट सेक्टर की फर्म से बातचीत कर रही है ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो उनके लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम को तैयार कर सके, जिनका इस्तेमाल एयर बेसिस में किया जाता है। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स जो हाथ से पकड़े जाने वाले कैमकॉर्डर है उनका इस्तेमाल करके सभी विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग को मैनुअल रूप से रिकॉर्ड करती है, जो कि किसी घटना या दुर्घटना के बाद जांच और एयर क्रू ट्रेनिंग डीब्रीफ के लिए काफी जरूरी होता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का ये जो आउटडेटेड मेथड है उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कोई क्वालिटी उनकी नहीं होती है, रेजोल्यूशन बिल्कुल डाउन रहता है पैच, और रात के टाइम पे वो बेहतर रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और ये जो मैनुअल सिस्टम होता है वो रनवे और टैक्सी पर किसी वाहन या मनुष्य जानवर की घुसपैठ जैसे जो जोखिम होते हैं उनकी निगरानी करने में हमेशा फेल रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो नया सिस्टम होगा वो सभी मौसमों में काम करेगा। लाइट कैसी भी क्यों नहीं है उसकी परवाह किए बिना यह हर टेक ऑफ और लैंडिंग को कैप्चर करने के लिए इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग के साथ हाई डेफिनेशन कैमरे का इस्तेमाल करेगा। हाल ही में दोस्तों एक डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि जब JCBL ग्रुप ने एक ऐतिहासिक समझौता किया था स्लोवाकिया की कंपनी के साथ, जिसमें कि दोनों ही मिलकर हल्के टैंक, फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स और फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को साथ में मिलकर तैयार करेंगे। लेकिन दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि ये जो साझेदारी है JCBL की वो अब भारतीय सेना के माउंटेड गन सिस्टम टेंडर के लिए अपने कटिंग एज EVA M2 6x6 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइजर की पेशकश कर सकती है। आपको बता दें कि EVA M2 6x6 स्लोवाकिया में विकसित एक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइजर है जो कि भारतीय सेना के टेंडर में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी बना सकता है, और इस हाउइजर के कई कठोर परीक्षण किए गए हैं। इसकी बैरल ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है अपने टारगेट पर, और इसका एक ऑटो लोडर भी है जिससे कि पहले मिनट में ये 5 राउंड और 3 मिनट में 13 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसकी रेंज 41 किलोमीटर बताई जा रही है और ये सिस्टम 24 राउंड अपनी ऑटोमेटिक मैगजीन में ले जा सकता है। मतलब साफ है कि इसे तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इसका आर्मर्ड कैबिन है जो कि इसके अंदर बैठे जो चालक दल हैं उनकी एफिशिएंसी और उनकी सेफ्टी को भी बढ़ाता है, और ये मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इंपैक्ट फायरिंग मोड के साथ आता है। और ये विशेषताएं दोस्तों भारतीय सेना के माउंटेड गन सिस्टम टेंडर के लिए इसे एक जबरदस्त कंटेंडर बनाती है। वहीं दोस्तों पहली बार दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों जैसे कि DBO, गलवान, डैमचौक, चुमार, बटालिक, द्रास और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों को अब विश्वसनीय 4G और 5G मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। ये पहल 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर अलग थलग पड़े सर्दियों के कट ऑफ पोस्ट पर जो हमारे सैनिक है उनका एक मनोबल भी बढ़ाएंगे। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेना के बुनियादी ढांचों पर कई मोबाइल टावर लगाए हैं, जिनमें से अकेले लद्दाख और कारगिल जिलों में 4 प्रमुख टावर लगाए गए हैं। और ये जो इनिशिएटिव है उससे न केवल हमारे सैनिकों को फायदा होगा बल्कि यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। भारत सरकार की फर्स्ट विलेज की नीति जो है उसके लिए ये एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। और भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर 5G मोबाइल टावर भी लगाया है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दोस्तों भारत में कुछ लोग दोगले भी होते हैं और उसी का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। दरअसल दोस्तों हाल ही में अपनी एक बुक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई इसका उद्घाटन करते हुए पूर्व रॉ के प्रमुख अमरजीत सिंह ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला कि रेत खत्म हो रही है, समय किसी के पक्ष में नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये हमेशा कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों अब आप ये समझिए कि इस अमरजीत सिंह दुलत को किसने बनाया होगा रॉ प्रमुख, जो पाकिस्तान हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे आंतरिक मामलों में पड़ने की कोशिश करता है, आतंकवादियों को भेजता है, और ये बंदा जोर देकर पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और अगर भारत ऐसा कोई स्टेप उठाता है तो ये भारत का पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना यानी कि आत्मसमर्पण होगा। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि पहले उन्हें भीख का कटोरा लेकर आने दो, तब देखेंगे बातचीत करने का क्या रास्ता है। INS चेन्नई और INS केसरी ने सफलतापूर्वक युद्ध अभ्यास और विजिट बोट सर्च एंड सीजर अभ्यास आयोजित किया। INS चेन्नई पर TPDF और केनियाई स्पेशल फोर्सेस के साथ मार्कोस टीम ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया, जिसमें कि दोनों टीमों को अपने अभ्यास को परिष्कृत करने और अपनी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का मौका मिला। ये सहयोग संयुक्तता की भावना का उदाहरण है और भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। और ये अभ्यास AKMI 25 का सी फेज था। वहीं दोस्तों बांग्लादेश अब चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। कहा जा रहा है कि चाइना से लगभग 16 J-10C फाइटर जेट बांग्लादेश चाहता है, जो कि उनके पुराने F-7 इंटरसेप्टर विमानों की जगह लेंगे। और पाकिस्तान के पास तो ये फाइटर जेट ऑलरेडी मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेशी एयरफोर्स न केवल आधुनिक विमान बल्कि अटैक हेलीकॉप्टर भी चाइना से खरीदने पर विचार कर रही है। लेकिन J-10C पर बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर दोस्तों बांग्लादेश भी J-10C फाइटर जेट ले लेता है तो भारत के लिए दो तरफा खतरा यहाँ पर सामने आ जाएगा। इससे बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी पर आक्रामक हो सकता है और इस तरीके से जो बांग्लादेश पर चाइना का कंट्रोल हो रहा है वो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। इसके अलावा बांग्लादेश दोस्तों चाइना से UAV टेक्नोलॉजी हासिल करने को लेकर बातचीत कर रहा है, जिससे कि बांग्लादेश अपने देश में खुद बना पाएगा।
जापान ने दोस्तों हाल ही में अपने रेलगन प्रोटोटाइप को अपने एक टेस्ट वेसल जेएस आसुका में डिप्लॉय किया। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा चाइनीज ड्रोन को एलओसी पर मार गिराया गया था। उसके बाद अब भारतीय सेना 9 और D4 लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीद रही है, वो भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत। हैदराबाद की दिवीपा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब भारत की स्वदेशी उग्रम 7.62 mm हाई परफॉर्मेंस राइफल का निर्माण करेगी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।